Good morning, students. Today, I'll give you some information about the idea of Satyagraha. In my earlier video, I have given you some information about the impact of First World War in socio-political condition of India. In the chapter Nationalism in India under the curriculum set by CBSE for the subject history in 10th class. Now the very idea of Satyagraha, what we will know, this word Satyagraha is made of two words of Sanskrit or Hindi. Sat plus Agra. That means request based on truth. अर्थात सत्य पर आधारित आग्रह. It means Satyagraha is an humble and firm request. That means it is a request which is based on truth. That means firmness it requires, and the manner should be polite. The famous saying सत्यमेव जयते, जो हमारे नेशनल एम्बलम में इंस्क्राइब्ड है और हमारा नेशनल मोट्टो है सत्यमेव जयते. ये सत्यमेव जयते जिसका मतलब होता है ट्रुथ एलोन ट्रम्प्स. नेशनल मोट्टो है और यह विश्वास सत्य पर हम भारतवासियों का सदियों पुराना रहा है. हमारे हर स्क्रिप्चर्स में इसका उल्लेख रहा है. तरह तरह की पौराणिक कहानियां वेद पुराणों में इसका जिक्र है. गांधी जी बचपन से ही इस सत्य को जानते तो थे, बट इट वाज इन फॉर्म ऑफ अ थ्योरी, एक सिद्धांत के रूप में. बाद में उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया, इस ट्रुथ के से संबंधित कुछ ऐसा प्रयोग किया कि यह अपने आप में एक पॉलिटिकल वीपन के रूप में यूज किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, जिसे हम कहते हैं गांधीयन एरा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. तो द वेरी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, generally Gandhiji believes in the power of truth and the need to search for truth. सत्य की ताकत और उस सत्य को खोजने की आवश्यकता ही सत्याग्रह का मुख्य आधार है. गांधी जी के हिसाब से, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इफ द काउज इज ट्रू, यानी कि जिस कारण जो है वास्तव में आप स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, इफ द काउज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ संघर्ष आवश्यक है, उसका विरोध करना अत्यंत जरूरी है और उसके कारण निहायत ही वास्तविक है, सत्य पर आधारित है, वो कंसर्न है आपके. तो इसके लिए जो हम संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष में हमें क्या करना चाहिए? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इज नॉट ए बेटर चॉइस. शारीरिक ताकत का प्रयोग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर विकल्प नहीं है टू फाइट विथ एन ऑपरेशन. अन्याय के खिलाफ, जो ट्रेटर है, ऑपरेसर है, उसके खिलाफ अगर हम शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं है.
अच्छा विकल्प क्या है? यूज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का अगर प्रयोग करें किस रूप में? एज ए वीपन, यूज ऑफ नॉन वायलेंस एज ए वीपन, तो उससे क्या होगा? असत्याग्रही कैन विन द हार्ट ऑफ रॉन्ग डूअर्स थ्रू अपील्स टू द कंसाइंसी ऑफ द ऑपरेटर्स, यानी कि अन्यायी, अत्याचारी, जो गलत कर रहा, रॉन्ग डूअर्स है, अगर उसके सोल को जगा दिया जाए, उसके हृदय को बता दिया जाए, उसके हृदय में यह विश्वास गहरा जमा दिया जाए, बारंबार अपील के द्वारा, उससे आग्रह करके, उससे निवेदन करके, तो शायद इसका परिणाम ज्यादा बेहतर होगा। ये जो ऑपरेसर हैं, ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं, ये जो गलत करने वाले जो लोग हैं, इनको तब तक वास्तव में परसुएड किया जाना चाहिए, इनसे ये निवेदन इस प्रकार से तब तक लगातार किए जाने की आवश्यकता है जब तक वे इस सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं हो जाए। वास्तव में अगर वो सत्य को देख लेंगे तब जो है हमारा काम हो जाएगा, यानी जिस पर अन्याय हो रहा है निश्चित तौर पे फर्दर वह ट्रेटर अन्याय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा, फोर्स ऑफ सोल यूज किया जाता है। ऑपरेशन शुड बी परसुएडेड, कब तक परसुएड किया जाना चाहिए और क्या पर्पस क्या होना चाहिए? टू सी द ट्रूथ, सिर्फ सत्य को दिखलाने पर उसे सहमत कर लेना चाहिए कि आप जरा सत्य को देखिए, सही चीज को आप आंकिए, वास्तव में सच क्या है जरा एक नजर तो डालिए। एंड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ विद द यूज ऑफ वायलेंस, उनको मजबूर ना किया जाए कि सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए। जी नहीं, सत्य को स्वीकारने की जब बात आती है तो उसमें एक फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां सत्य को खुद से ही जाना जाए, खुद से ही एहसास हो जाए जिसे सत्य का, तब उसके बाद जो है ऑपरेसर, रॉन्ग डूअर, ट्रेटर्स की जो एक्टिविटी होगी, उसका जो एक्शन होगा निश्चित तौर पे काफी पॉजिटिव होगा। और ऐसे में जो जीत होगी, जो उपलब्धि होगी एक सत्याग्रही का, एक अन्याय सहने वाले समाज का, एक ग्रुप का, वह अस्थायी होगा और मिनिमम लॉस के सिद्धांत पर होगा, मैक्सिमम गेन ऑन मिनिमम लॉस। इसलिए इसमें हमारा यानी एक सत्याग्रही का कम से कम नुकसान होता है और अधिकतम लाभ होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि we can see that if we take the opinion of Gandhiji, really what did he believe that सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स। गांधी जी के हिसाब से यह वास्तव में आत्मशक्ति, आत्मा की ताकत है। सो द वर्क ऑफ ए सत्याग्रही इज ओनली टू गिव द नॉलेज ऑफ ट्रूथ टू द सोल ऑफ अ पर्सन। गांधी जी के हिसाब से एक सत्याग्रही का काम सिर्फ इतना है कि अन्यायी जो गलत कर रहे हैं उनकी आत्मा को जगा दिया जाए, उनको यह बता दिया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, उनको इस बात से अवगत करा दिया जाए कि वास्तव में सत्य है क्या। जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द फैक्ट, सर्टेनली इट विल गिव ए वेरी बेटर रिजल्ट, गुड रिजल्ट। और ऐसे में जो जिन पर अन्याय हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो इनजस्टिस और मिसरूल के शिकार हैं, उनको स्वाभाविक तौर पे नेचुरल एंड परमानेंट रिलीफ मिलेगा। देन कह सकते हैं कि द वर्क ऑफ सत्याग्रही इज डन एंड द गोल इन दैट केस इज इजीली अचीव्ड। सत्य यही है कि गांधी जी की जो विचारधारा है सत्याग्रह के संबंध में, इसको उसने कहीं से पाया नहीं था,
पहले किसी इस प्रकार के पॉलिटिकल मूवमेंट में सत्याग्रह कोई प्रयोग करके सफलता पाने का इतिहास नहीं रहा था, लेकिन गांधी जी ने इसका प्रयोग किया, कई बार प्रयोग किया। उन्हें प्रयोग करने का यह मौका मिला उनके साउथ अफ्रीका के प्रवास में। व्हेन ही लिव्ड फ्रॉम 1893 to January 1915 in South Africa, he used there the power of truth in the movement he launched against the white government. साउथ अफ्रीका में जो सरकार थी, द गवर्नमेंट which was ruling at that time was white government of Great Britain, and its policy was there towards the native and the Asian community was based on racial discrimination. It was very much exploitative and torturous for the people. And Gandhi ji also had to bear the brunt of this policy. So he started to propagate the idea of satyagraha and non-violence among the native and the Asian community, which resulted in the increase of the followers of his principle, and ultimately he launched agitation at many more occasions to undo the injustice caused by British government. And the success in this process, in these movements, whatever Gandhiji got, had really inspired Gandhi to take it and use it as a sharp weapon, a sure weapon against the traitors in fighting to get the justice. So really it proved this test in the agitation, in the process जो आंदोलन का लंबा चला, कई बार गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, उसके कारण सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कई बार किया और हर बार जो उन्हें थोड़ी थोड़ी सी सफलता मिली, इसने उनको काफी उत्साह दिया। और उनके फॉलोअर्स जो एशियन कम्युनिटी के थे या कुछ ब्लैक लोग भी थे, उन लोगों ने भी गांधी जी का पूरा साथ दिया। इस तरह से व्हाइट गवर्नमेंट के बीच इनकी एक पहचान भी बनी और नेटिव जितने कम्युनिटी के जो लोग थे उनके बीच भी गांधी जी की पर्सनालिटी और डिग्निटी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो गई, उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। Such happenings made the belief of Gandhiji stronger and deeper on Satyagraha, where non-violence is used as an instrument, and इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी has not got the Satyagraha as a weapon for use in the movement he launched, but he evolved this power of Satyagraha to use in different agitations and the movement, which was used in fighting against injustice. और ये बार बार जो सफलता मिली साउथ अफ्रीका में, उसने गांधी जी को एक काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद गांधी जी 3 जनवरी 50 भारत आते हैं और भारत आने के बाद वे सीधे सीधे डायरेक्टली भारत के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन में जो समय बदलाव हो रहे थे ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको पहले अध्ययन करते हैं। ही वेरी मच कीनली ऑब्जर्व्ड the socio-political condition in India, not directly participated in the movements, freedom struggle movement going on at that time under the leadership of the different leaders like Tilak, Annie Besant, or many more leaders.
So as we know that Gandhiji arrived in India in 1915, and after his arrival, he very much keenly observed the socio-political condition of India, including the economic condition, and on the advice of his guru Gopal Krishna Gokhale, opened an ashram on the bank of Sabarmati in Sabarmati, Gujarat. He visited to many parts of India to have a genuine picture of agrarian India and also the urban India. Even on foot, so that they could become aware of the socio-political and economic condition of that time. After 1 year, in 1916, he was invited to participate in the annual session of Indian National Congress held at Lucknow. लखनऊ में ऐसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कह सकते हैं परिपाटी थी, उनका एक चल रहा था वार्षिक अधिवेशन का जो नियम, वह इस बार भी रखा गया था। वह देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाता था, खासकर के रिनोड जो है सिटीज में रखे जाते थे उस समय के तत्कालिक, ताकि देश के हर भाग के लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। और 1916 में ये अधिवेशन, ये सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में होना तय हुआ। इसमें गांधी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने भाग भी लिया इसमें। इस लखनऊ सेशन में चूंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो मैंने पहले आपको बताया, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये भी हो गया कि बिहार से राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में किसानों की दयनीय स्थिति को वहां के नेशनल लीडर्स को बताने के लिए एक डेलीगेशन गया था, जिसमें उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे और कुछ फॉलोअर थे। इन लोगों ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित रहने के कारण उनसे एक रिक्वेस्ट किया। Made a mere request from Bihar. A delegation was present in leadership of Sri Rajkumar Shukla with his friends and followers. Requested Gandhi to have a visit to Champaran, a district in Bihar at that time, to see the issue of native peasantry. यहाँ के किसान, चंपारण में रहने वाले, खेती करने वाले जो किसान थे, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय बन चुकी थी। वहाँ नील की खेती करने वाले किसानों, खास करके जो नीलहे गोरों के अत्याचार के कारण काफी दुखी जीवन जी रहे थे, तो इसीलिए टू सी द इशू ऑफ द नेटिव peasantry who were extremely exploited by indigo planters of the area. उस इलाके में बड़े बड़े जो नीलहे कोठियां थी, अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कोठियां थी, और नेचुरल नील का जो उत्पादन कर उसका जो व्यापार किया जाता था, उससे उनको काफी हैवी प्रॉफिट होता था। लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ उनका था, भारतीय किसानों के साथ उनका जो करार होता था इसके लिए खेती करने के नाम पे, वो भारतीय किसानों के लिए काफी नुकसानदायक होता था। कहने को तो ये एक कैश क्रॉप था जिसमें लोगों को नगद पैसा दिया जाता था खेती करने के बदले में, एवज में, लेकिन वास्तविक तौर पे इनको कोई फायदा होता नहीं था, क्योंकि इसका रेट जो होता था, प्रोड्यूस का जो रेट होता था, वो काफी कम होता था। और तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट यह होता था कि उनके खेत की जो फर्टिलिटी थी, उर्वरा शक्ति, वो समाप्त हो जाती थी 2-3 साल खेती करने के बाद। यहाँ एक सिस्टम था, अंग्रेजों ने, प्लांटर्स ने यहाँ एक सिस्टम जो है लागू कर दिया था खेती के लिए, यानी किसानों के लिए जो खेती करना चाहते थे उनके लिए अनिवार्य सिस्टम था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम, इस 3 कठिया सिस्टम के अंतर्गत बीघे में 3 कट्ठे में किसान के लिए नील की खेती करना अनिवार्य था। और इस तरह से 2-3 साल पर उनके
उर्वर जो है फर्टाइल लैंड जो होते थे 3 कट्ठे बर्बाद हो जाया करते थे। लाभ लगभग न के बराबर था, बल्कि नुकसान ही था। ऐसे में किसान काफी ज्यादा उत्पीड़ित थे, बट दे हैड रियली नो वे टू एस्केप फ्रॉम द कंट्रैक्ट which were generally imposed by the indigo planters on them। तो राजकुमार शुक्ला और उनके साथियों ने जो अपील किया, रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि आकर जरा चंपारण के किसानों की स्थिति को देखें, समझें और उसके कुछ उपाय ऐसा करें उसके बाद जिससे इन लोगों को कुछ रिलीफ मिले। गांधी जी ने उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और कुछ समय के पश्चात he agreed upon and came to Bihar and had a visit in Champaran। During this visit, he tested for the first time his weapon of सत्याग्रह। पहली बार भारत में सत्याग्रह नाम के अपने उस अस्त्र का प्रयोग किया। पर्पस क्या था? टू गिव रिलीफ, टू गेट रिलीफ फॉर द इंडियन पीजेंट्री लिविंग इन चंपारण। किससे? फ्रॉम द लोकल इंडिगो प्लांटर्स एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टर at that time to these planters was the government itself। उस समय की सरकार भी इन गोरे नीले जो है जमींदार जो थे, कोठियों के मालिक, उनको बचाते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। और ये नीले जो प्लांटर्स थे किसानों के साथ बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण करार के द्वारा उनको सताते थे, दबाते थे। गांधी जी ने फैसला किया चंपारण आने का, आए, लोगों से मिले और जो कंडीशन वहां उसने पाया, देखा, जो ऑब्जर्व किया, तो he had decided to launch a सत्याग्रह movement to get relief for the peasants of Champaran from the government and the planters। नतीजा क्या होता है? Then Gandhi ji became successful in his goal। उनका जो लक्ष्य था उनको मिल गया। गवर्नमेंट हैड गिवन द रिक्वायर्ड रिलीफ टू पेजेंट्स। किसानों की जो मांग थी चंपारण में, उसमें से अधिकतर मांग, उनके अधिकतर डिमांड को एंटरटेन किया गया, सैंक्शन किया गया। संयोग की बात, अगले साल यानी 1917 गांधी जी once again got a chance for his second experiment of satyagraha, which was brought in the movement for the peasants of Kheda district in Gujarat। Really, in 1917 was a year when in this area there was complete crop failure and plague as an epidemic was going on, causing a great crisis of life and property in the area। So farmers were really not in condition to pay the revenue to the government at that time, and in remedy farmers wanted a relaxation in paying the tax to government। The government was not agree, but when Gandhi ji launched this movement, the result was quite positive, and whatever the asked relaxation, that was fulfilled, entertained by the government। जो भी डिमांड किसानों की थी, गांधी जी ने जब वहां सत्याग्रह का आंदोलन किया, लोगों ने उनका साथ दिया, तो सरकार को, जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसे एहसास हो गया कि वास्तव में यह डिमांड कहीं से भी गलत नहीं है, और अधिकतर जो डिमांड थे किसानों के, उसको सरकार ने मान लिया। यह गांधी जी की दूसरी बड़ी सफलता थी। इट वाज ए वेरी ब्राइट सक्सेस एट दैट टाइम। थर्ड टाइम ही टेस्टेड वंस अगेन दिस सत्याग्रह। फर्स्ट टू सत्याग्रह movement was against the government and its establishment, but the third test was against the local traders, and this trader was the mill owners, cotton mill owners of Ahmedabad। The city of Ahmedabad was at that time also called
the Manchester of the East. So here a very large number of cotton mills were running, and in these mills the workers working were really in great distress. Their working condition and the wage were not good, not satisfactory. Yet they had to work to earn the bread, and living in even the miserable condition they had to continue. But for the time, the mill workers, being dissatisfied, raised voice against the mill owners, and the result was that Gandhiji once again came and led the agitation against the mill owners and made the mill owners agree upon such agreements in which these workers were given satisfactory reliefs, and the agitation was now pacified. Thus, Gandhiji had showed his excellence, brilliance, and intelligence in getting the success far beyond the expectation from against the traitors. Really, गांधी जी ने लगातार सफलताएं पाई ट्रेटर्स के खिलाफ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या लोकल कोई है ना, ट्रेटर हो, एक्सप्लॉइटर हो, ऑपरेसर हो। इसने गांधी जी के व्यक्तित्व को उस समय के तत्कालीन कंटेम्पररी जो लीडर्स के रूप में के बीच में यूनिक बना दिया, एंड ही वाज नाउ एस्टैब्लिश्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर इन इंडिया, एंड आफ्टर दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया under the freedom struggle was changed a lot, and really this era, due to the leadership of Gandhiji, its dominance of Gandhiji's personality on the Indian freedom struggle era was called Gandhian era. Now students, today the topic is perhaps finished, and after some time I'll come soon for the next topic. I think you will be in wait. Thank you.